कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, कुछ है डाउट? बोलो, डाउट है? कंटिन्यू करें फिर, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, सपोज करो ये कोई कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि ऐसे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके, ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं कुछ ABCD, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है। बी वाला डिस्टेंस, बी वाला पॉइंट जो है यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ABCD कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी टोटल 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। हमसे पूछा गया है कि इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इस कॉनकेव मिरर में, उस इमेज के कोरस्पॉन्डिंग इस टोटल इमेज का लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि जो भी इमेज फॉर्मेशन होने वाला है, A डैश B डैश C डैश D डैश निकलने वाला है, A से लेके D डैश तक का लेंथ टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, इस बार फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट का लेंथ BC जो दिख रहा होगा अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है, ये लेंथ इस फोकल लेंथ के कंपेरेबल है। ये लेंथ जो है ये फोकल लेंथ के कंपेरेबल है। अगर ये कंपेरेबल लेंथ है तो क्या इस बार जो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस कर रखा था मैग्नीफिकेशन का, m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन अलोंग एक्सिस वाला जो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहलाता था, क्या ml इक्वल टू -m² यहाँ अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट के लिए अलग अलग इमेज के पोजीशन को कैलकुलेट करना होगा, और फिर देखेंगे कि फाइनल इमेज फॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग B पॉइंट के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर इसके चेक किया जाए, 4 पॉइंट B, अगर पॉइंट B की बात कर लें तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से इसके पोल से 15 सेंटीमीटर पे है, तो -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? -10 सेंटीमीटर। तो जब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, +1/u इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, यहाँ से वैल्यू आएगा 1/v इक्वल टू 1/15 - 1/10। एलसीएम ले लेंगे 30, ये 2 -3 यानी -1/30, ये आएगा -1/30, यानी v का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। और अगर v इसका -30 सेंटीमीटर है, यानी B पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन होने वाला 30 पे, ये 15 है, ये 520 हो गया, इससे भी 10 आ गया, यानी यहाँ का रफली इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इमेज को मैं रफली यहाँ दिखा देता हूँ, चलो वाइट से दिखा लेते हैं। और एक यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन हुआ है B डैश का, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? ये डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। कोई दिक्कत? ठीक है, B पॉइंट का इमेज बना है B डैश जो कि होगा 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और अगर इमेज फॉर्मेशन आ रहा है 30 सेंटीमीटर पे, तो जरा फर्दर देखो, तो इस A पॉइंट के इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो A पॉइंट है तो ये 15 सेंटीमीटर पे, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए हम लोग हाइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि नहीं? उसके लिए मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना होगा, तो मैग्नीफिकेशन आएगा -v/u -30 अपॉन -15 मिलके आएगा -2। तो मैग्नीफिकेशन -2 आ गया, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया -2 के बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू आएगा -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? यहाँ पे 2 है, वो भी ऊपर है तो +2 बोलेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से कितना आएगा? -4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट को हम लोग 4 सेंटीमीटर लेके जाएंगे, और किधर की तरफ लेके जाएंगे? ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इमेज कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा क्या? बोलो,
ए पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बनेगा जिसका लेंथ आएगा टोटल 4 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, ए पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग इमेज ए डैश यहाँ बनेगा जिसका टोटल लेंथ कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। कुछ दिक्कत है? फर्दर जरा देखेंगे यहाँ से, तो ए और बी का कोरस्पॉन्डिंग इमेज ए डैश बी डैश बन चुका है। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट सी के लिए। 4 पॉइंट सी के लिए बात करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्जेक्ट कितना है सी? 15 और 5 20 पे है तो -20। फोकल लेंथ तो यही रह जाएगा -10। तो जरा इमेज फॉर्मेशन की बात कर लें, -20 इक्वल टू 1/-10। तो ये वैल्यू यहाँ से आएगा 1/v इक्वल टू 1/20 - 1/10। एलसीएम 20, 1 - 2, v इक्वल टू आएगा -20 सेंटीमीटर। v इक्वल टू आएगा -20 सेंटीमीटर। सोचो ऑब्जेक्ट भी 20 पे था और इमेज भी 20 पे ही आ रहा है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो। सोचो तो अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? 20 पे ही होगा ना। फोकल लेंथ अगर 15 पे है तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर 20 पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होना है? 20 पे ही होना है। ठीक है, जो कि हमारे सोल्यूशन से भी आ रहा है। और अगर ये आ गया है तो फर्दर देखोगे यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे तो -v/u, तो माइनस ऑफ -20 अपॉन -20, यानी मैग्नीफिकेशन आ गया -1। -1 आने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज जो होगा m इंटू एच कर लेंगे, यानी -1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +2 है, यानी ओवरऑल हाइट ऑफ इमेज आएगा यहाँ से -2 सेंटीमीटर। यानी इमेज बनेगा तो वहीं पे 20 पे ही, बट इसका हाइट की जब हम बात करेंगे तो ये रहेगा 2 ही सेंटीमीटर, बट ऊपर की वजह कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा डी डैश और यही पॉइंट हो जाएगा सी डैश। समझ पा रहे हैं? और सी डैश से लेके बी डैश तक की बात करेंगे तो ये कोरोस्पॉन्डिंग ये बीसी वाले हिस्से का इमेज होगा। तो टोटल जब इमेज फॉर्मेशन की बात करोगे ये हमारा 2 सेंटीमीटर नीचे आया हुआ है, और ये सी डैश से बी डैश का लेंथ कितना होगा? ये 20 पे है और ये हमारा 30 पे है। 20 से 30 देखेंगे तो ये कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा ना। ठीक है, ये हमारा 30 पे हो गया और ये लेंथ हमारा 20 पे हो गया। तो 20 से 30 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 10। तो टोटल जब हमसे इमेज का लेंथ पूछा गया है तो लेंथ ऑफ इमेज जब निकालोगे तो कितना आएगा? लेंथ ऑफ इमेज की बात करेंगे तो ये कितना आएगा? तो 2 ये है, 10 ये है और 4 ये है। 2 + 10 + 4 ओवरऑल आएगा 16 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसका आ गया, सीडी वाले हिस्से का सी डैश डी डैश, और बीसी वाले हिस्से का आ जाएगा सी डैश बी डैश जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और ए बी का आएगा ए डैश बी डैश जो कि 4 सेंटीमीटर होगा। टोटल लेंथ ऑफ इमेज होगा 16 सेंटीमीटर, जबकि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था 2, 5 एंड 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 16 सेंटीमीटर का इमेज लेंथ बन रहा है। समझ पा रहे हो? कुछ डाउट है? हर हिस्से का अलग अलग मैग्नीफिकेशन देखेंगे ना। ठीक है, देखोगे जरा। ये करा है वैसे क्वेश्चन ना।
ठीक है, कंटिन्यू करें, हो गया? ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, a rod of length L is kept along the principal axis, is kept along the principal axis such that is kept along the principal axis such that its one end image remain at same point and its image is magnified. Its image is magnified. ठीक है, focal length of mirror is 3L. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर दिया हुआ है 3L। फोकल लेंथ ऑफ, ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखेंगे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, इसका 3L है। फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया जा रहा है 3L के बराबर, ठीक है, और बोला गया है कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है, is kept along the principal axis such that its one end image remain at same point. सेम पॉइंट पे इमेज बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, यानी निश्चित रूप से अगर ये इसका फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया जो कि 2F के बराबर होगा, निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा तो इसी पॉइंट पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा तो यहीं पे होना चाहिए पक्के से। और रॉड का लेंथ L है और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया, तो या तो इसको आगे की तरफ रखा गया होगा या फिर इसे पीछे की तरफ रखा गया होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे रखा गया है? तो फर्दर इंफॉर्मेशन है, इट्स इमेज इज मैग्नीफाइड। इसका इमेज कैसा है? मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफाइड होगा तो कहाँ रखोगे? अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F से पीछे रहता तो उसका इमेज 2F के आगे बनता, तो उस केस में इमेज का साइज कैसा होता? छोटा होता कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट हमारा पीछे है 2F के और इमेज आगे बन रहा है तो फिर साइज ऑफ इमेज कैसा आएगा? छोटा आएगा, उस केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट को आगे रखें हम लोग, अगर ये हमारा रॉड है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे रख लें तो उस केस में इसका जो इमेज बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा कि नहीं? तो कुछ ऐसा कुछ इमेज बनना चाहिए। ये हमारा रॉड हो गया AB, इसका इमेज हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B', ठीक है। और ये क्या इसका टोटल लेंथ हमें डिफाइन कर दिया गया है, तो लेंथ ऑफ इमेज कहाँ से कहाँ तक होगा ये बातें समझनी होंगी। तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया गया L, ऑब्जेक्ट का लेंथ L दे दिया गया है, तो ये वाले पॉइंट का इमेज तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 4.A की बात कर लें तो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे पॉइंट A है कहाँ? तो पॉइंट A is at center of curvature its image will be also at same point। समझ पा रहे हो क्या? इसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेम पॉइंट पे बनेगा। और एज
image is magnified object other end must placed towards focal length from center of curvature. अगर इसका मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट का जो दूसरा एंड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ रखा हुआ होगा, समझ पा रहे हो, तभी जाके इसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ऐसे केस में पॉइंट बी की अगर हम लोग बात कर लें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉइंट बी की अगर बात करें इसका फोकल लेंथ 2l के बराबर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6l हो जाएगा कि नहीं। अगर ये लेंथ l है तो ये टोटल लेंथ कितना होगा, 6l के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ हमारा 3l पे है, तो फिर 3l और 3l मिलकर हो जाएगा 6l। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा किसका, हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट बी के लिए, तो बी पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 6l में से l हटा लोगे और ये माइनस साइन इसी साइड है ये, तो -5l आएगा। फोकल लेंथ हमारा ऑलरेडी -l दिया हुआ है, तो जब इमेज की बात करेंगे 1/VB प्लस 1/UB की जगह आएगा -5l इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ हो जाएगा -l। तो 1/VB का वैल्यू आएगा 1/5l माइनस 1/l, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 5l 1 माइनस 5, तो VB का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -5l/4। VB का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -5l/4। कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो। तो ये जो पोजीशन आ रहा है 5l/4 ये कहाँ होगा, VB का वैल्यू आ रहा है -5l/4। एक मिनट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -5l पे और फोकल, ओके सॉरी फोकल लेंथ इसका 3l है, सॉरी फोकल लेंथ इसका 3l है, यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, ये फोकल लेंथ गलत हो गया, ये 3l है हमारा, ओके ये सारा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है अभी देखेंगे जरा फिर से। फोकल लेंथ का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 3l है, वो लेंथ l जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ था, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 3l के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह ये फोकल लेंथ के लिए लेंगे, फोकल लेंथ के लिए ले लेंगे -3l, तो यहाँ भी आएगा हमारा ये 5l था, ये 3l हो जाएगा, ओके ठीक है, ये 3l रहेगा। 1/5l उधर जाएगा तो 1/5l माइनस 1/3l, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा, ये 15l हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो कितना होगा, 15l हो जाएगा, तो ये 5 है तो ये 3 और ये हो जाएगा हमारा 5, ओवरऑल आएगा -15l/2 -15l/2। ये हमारा इमेज पोजीशन आ जाएगा बी का, जो कि ऑलमोस्ट 7.5l के बराबर है, जिसमें से ये डिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, 6l पे है, और ये 15l/2 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 1.5l के बराबर आएगा क्या, 6l + 1.5 यानी 7.5l, यानी ये टोटल डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा 15l/2। अगर हम लोग सारी बातें समझ पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा 15l/2, इसमें से 6l ये हुआ तो ये बनेगा हमारा 3l/2, 3l/2 यानी 1.5l, 15l/2 यानी कि कितना 7.5l, 7.5l में 6l तो यही है, तो बाकी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.5l होगा ना। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना आ रहा है 1.5l, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सिर्फ l है, तो निश्चित रूप से इसका इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है कि नहीं, 1.5l का वैल्यू l से कैसा है, बड़ा है ना, तो इमेज कैसा आ रहा है, मैग्नीफाइड आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमसे लेंथ ऑफ हमसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज पूछा हुआ है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग बता पा रहे हैं, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि ए का तो पोजीशन बता पा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, बी का पोजीशन भी हम बता पा रहे हैं -5l पे है, और जब इमेज की बात कर रहे हैं तो ए का इमेज सेम पॉइंट पे यानी कि a' पे ही आ रहा है, और बी का इमेज b' में यहाँ कहीं जा पा रहा है, ठीक है। दोनों का इमेज पोजीशन और लेंथ और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन बता पा रहे हैं, और अगर हमसे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पूछा तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जल्दी से लिखोगे,
हो गया? ठीक है, कैसा ये टॉपिक लग रहा है? ये क्या टफ है या ठीक है? दिक्कत हो रहा है इसमें कुछ? ठीक है, हर एंड के कोरस्पॉन्डिंग अपने अपने पॉइंट्स का इमेज का फॉर्मेशन कराओ, और दोनों एंड को मिलाता हुआ ऑब्जेक्ट है तो फिर से दोनों एंड को मिलाता हुआ हमारा इमेज का लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी एक्सटेंडेड बॉडी होगा तो उस केस में हर एंड के इमेज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और तब जाके हमें कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो एंड्स पॉइंट्स है सिर्फ उसको दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बातें कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सपोज करो कि दो मिरर है, एक कॉनकेव मिरर यहाँ है जिसका फोकल लेंथ मान लेते दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, लाइक ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है जिसका डिस्टेंस दे दिया गया है यहाँ से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दूसरा कॉनकेव मिरर है जो कि अपोजिट तरीके से रखा हुआ है, और इन दो मिरर के बीच का डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिरर 1 मैं इसको नाम दे रहा हूँ और इसको मैं मिरर 2 नाम दे रहा हूँ। बोला गया फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड सक्सेसिव find position of third successive reflection image considering first reflection at m1। ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन अगर हम लोग m1 पे कंसीडर करेंगे, तो 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इसका फाइनल इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा ये बताना है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। तो एक एक करके क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात यहाँ करेंगे और इसके इमेज पोजीशन को निकालेंगे। वो इमेज पोजीशन इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। फिर उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए फिर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर से जो सेकंड में इमेज बनेगा वो वापस से थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करें अगर हम लोग एट m1, तो इसकी अगर बात कर ले तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, u1 हमारा कितना है -15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे भी फोकल लेंथ देना पड़ेगा, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ f1 हो गया, ये f2 हो गया। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन की अगर बात कर ले 1/u = 1/, फोकल लेंथ सॉल्व करेंगे, ये -15 तो जाके प्लस दे देगा, -1/10, एलसीएम ले लेंगे 30, 2 - 3 आएगा -1/30, यानी कि v1 यहाँ से आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। -30 की बात करेंगे तो कैसा आएगा, ये इमेज फॉर्मेशन की बात करोगे तो एक रे तो सीधे जाके वापस आएगा, दूसरा रे की अगर हम लोग बात कर लें तो ये इमेज फॉर्मेशन कुछ यहाँ करेगा, यानी कि रफली कुछ ऐसा जाना चाहिए, कुछ ऐसे आना चाहिए, सच दैट यहाँ पे कहीं इसका I1 बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, वैसे ही फोकल लेंथ 10 है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाएगा, कोई दिक्कत? अब ये I1 यहाँ बना हुआ है तो क्या रे यहाँ रुक जाएगा? क्या रे फर्दर क्या होगा, आगे जाएगा, रे कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और जब इस पर गिरेगा तो इस मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ रहा होगा। ये टोटल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, 30 पे हुआ है ना, यानी कि ये डिस्टेंस का लाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, और अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 है। तो फिर अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन एट m2। तो इसके लिए u2 की जब बात करोगे तो कैसा आएगा, -90 - 30, यानी ओवरऑल आएगा -60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो हमें दिया हुआ है ही जो कि -20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है? इस बार रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है इसलिए इधर का टर्न पॉजिटिव होगा और इधर का नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव लिया है, और इस कर्वेचर का फोकल लेंथ भी इधर है, वो भी कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे 1/v2,
प्लस 1/u2 की जगह -60 इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ की जगह -20, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आएगा 1/60 माइनस 1/20, एलसीएम ले लेंगे 60, 1 -3, तो फिर V2 का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा -2/60 करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। -30 यानी कहाँ, ये 60 पे था तो रिफ्लेक्शन के बाद रे जाएगा यहाँ कहीं, ये डिस्टेंस होगा हमारा फिर से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम रफली बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये हमारा I2 का पोजीशन हो गया, कोई दिक्कत है। फिर से ये रे आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं रे, क्या I1 30 यहाँ से है, और सेकेंड के जब सेकेंड मिरर का इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो सारा मेजरमेंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, सेकेंड वाले मिरर के पोल से, ठीक है। तो यहाँ से 30, तो यहाँ से 60 पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ से 30 पे इमेज का फॉर्मेशन, फिर रे ऐसे जाएगा, रे ऐसे जाएगा, मिरर यहाँ पे पहले से और आगे तक रहा होगा कुछ ऐसे, समझ पा रहे हो। फिर से वहाँ रिफ्लेक्शन होने की बातें होंगी, ठीक है। कैसे होगा जरा देखते हैं फर्दर। रिफ्लेक्शन अगेन एट M1, और इस बार सेकेंड रिफ्लेक्शन का जो इमेज बना होगा वही फर्स्ट के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना होगा, ये 30 है, ये टोटल 90 था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे U3, तो -90 - 30 यानी वापस से क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ तो खैर हमारा F1 वाला ही रहेगा जो कि -10 सेंटीमीटर है, तो 1/V3 प्लस 1/u जो कि -60 होगा, 1/-10, 1/V3 का वैल्यू आएगा 1/60 - 1/10, एलसीएम 60, 1 - 6, तो V3 का वैल्यू यहाँ से आएगा -12, ठीक है। -5 हो जाएगा, 60/-5 करेंगे तो -12 आएगा, यानी रे जो होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से कैसे जाएगा, ये 12 पे जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 15 पे था तो उससे और इधर थोड़ा, यानी रफली यहाँ जाएगा, ये पॉइंट I3 बना जो कि यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे होगा। समझ पा रहे हैं कि हम लोग, बताओ कुछ डाउट है। तो हर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है ये सब बातें समझनी होगी हमें, कुछ डाउट है बोलो, ठीक है। ये हो गया जल्दी से।
आगे बढ़े, हो गया, अभी लिख ही रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है, ये तुम्हें कंप्लीट करके लाना है। फिर से दो कॉनकेव मिरर है। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में दिक्कत नहीं ना होता है, बातें सेम है। चलो एक कॉनकेव ले लेते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स ले लेते हैं। ये हमारा मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। सॉरी, क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, एक मिनट। दूसरा मिरर यहाँ है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक है। दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस में 2 सेंटीमीटर का गैप है, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस में 2 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर 1 है, ये और ये हमारा मिरर 2 है। तो फिर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ ले लेंगे, मिरर 1 पे, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है, मिरर 1 पे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया 30 सेंटीमीटर और ये फोकल लेंथ दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके लिए भी जब बात करेंगे तो फोकल लेंथ दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, बट उसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का गैप दे दिया गया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, दोनों कॉनकेव नहीं होगा, मुझसे फिर से गलत हो गया। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था और इसका ये हिस्सा पॉलिश किया हुआ था। अब ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, वो मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन at M1, find image position after second reflection, ठीक है। और हमें ये भी इंश्योर करना है, जरा देखोगे ये सारा मेजरमेंट हम लोग यहाँ से करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, इसी के हिसाब से हमें फाइनल कोऑर्डिनेट को बताना है। फाइनल जो इमेज पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, मुझे इसी कोऑर्डिनेट को समझते हुए फाइनल इसके कोऑर्डिनेट को बताना है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, हो पाएगा। ये तुम्हें कंप्लीट करके लाना है, जल्दी से लिख लो। मैं F2 नाम दे दूं, F1 नाम। जल्दी से ड्रॉ करो।
हो गया, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट वगैरह मूव कर रहा हो तो उस केस में इमेज की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, और इसका रिलेशन क्या आएगा ये हमें डिस्कस करना होगा। इसमें कुछ केस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ऑलरेडी। तो केस 1, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the axis, along the principal axis, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के along हो तो फिर क्या करेंगे। मान लेते कि ये कोई कॉनकेव मिरर हुआ या फिर कोई सा भी कॉन्वेक्स मिरर हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लेते ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेलोसिटी डिफाइन की गई है, तो अगर इसका इमेज यहाँ बन रहा है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। समझ पा रहे हो, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, और किधर रही होगी देखते हैं जरा। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई ऐसे, और ये कुछ इमेज की वेलोसिटी होगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोचोगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा होगा किसी मूवमेंट पे, और उसी मूवमेंट पे ये हमारा इमेज डिस्टेंस रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेसिकली क्या रहा होगा, इस यू के चेंज होने का रेट रहा होगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कराएगा, अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। समझ पा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू का वैल्यू क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और इस यू के चेंज होने का रेट ही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इस ओ के कोरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बना हुआ है, तो अगर ओ अगर शिफ्ट हो रहा है तो फिर इमेज भी क्या होगा, शिफ्ट होगा ना। तो इस वी के चेंज होने के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस वी यानी कि इमेज डिस्टेंस के चेंज होने का रेट, इमेज डिस्टेंस अभी वी है, और अगर इमेज शिफ्ट हो रहा है तो क्या ये वी कांस्टेंट रहेगा, क्या वी भी तो चेंज होगा ना। तो वी के चेंज होने का रेट ही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कहलाएगा कि नहीं। तो इस वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है एस्केप्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी ध्यान रखना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, और इसकी वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ऐसे केस में जरा देखो, इस v और u का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो 1/v + 1/u = 1/f। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो -1/v² इंटू dv/dt, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी चाहिए। सिमिलरली 1/u² du/dt आएगा, और ये फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dv/dt को हम लोग क्या डिफाइन कर पाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई v² इक्वल टू du/dt को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1/u²। तो फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू यहाँ से आएगा -v²/u², और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -v²/u² किसके बराबर होना चाहिए, ये क्या है एक्सप्रेशन याद है, ये -m² के बराबर होता है क्या, ये मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का वैल्यू है क्या, बोलो। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का वैल्यू है क्या। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू जो आएगा -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारा केस हम लोग डिफाइन किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तब, और इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। उस केस में सिर्फ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होना है, यानी कि u और v में चेंजेस होना है। u और v में चेंजेस होना है तो u और v के चेंजेस को हम लोग उसके इक्वेशन से डिफाइन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू आएगा -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ डाउट है, -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखोगे जल्दी से।
गया। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस एंड मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी जो लास्ट केस हमने डिस्कस किया था उसमें ऑब्जेक्ट जो है along द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था। इस बार ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, लाइक ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ, बट इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक ये इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहा हो। सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं इमेज बना होगा। ये ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं इमेज बना होगा, लाइक यहाँ पे। और अगर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी क्या रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज रहा होगा कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है शायद इमेज इसका नीचे की तरफ जा रहा हो। ठीक है, या फिर अगर सेम साइड बनेगा तो भी कोई बात नहीं। बट अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो फिर इमेज किधर होता है, नीचे की तरफ होता है ना। तो मैंने डायग्राम में ऐसा बनाया। बट सोचो इस y के चेंज होने का रेट, y डायरेक्शन के चेंज होने का रेट ही इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और y डायरेक्शन के इमेज के चेंज होने का रेट वेलोसिटी ऑफ इमेज कहलाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो y डायरेक्शन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट जो निकल के आता है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा, HI/HO होगा ना। तो हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू आएगा m इंटू HO। अब सोचो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करूं तो dHI/dt हमें क्या बताएगा, इमेज के हाइट के चेंज होने का रेट, और इमेज के हाइट के चेंज होने का रेट वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज यानी कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस चेंज होने का रेट हो रहा है, तो dHI/dt क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अलॉन्ग y डायरेक्शन, और ये आएगा m इंटू dHO/dt प्लस HO इंटू dm/dt। वो दिक्कत, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल लग गया डिफरेंशिएशन का, वो दिक्कत है। तो ये ओवरऑल आएगा dHI/dt को हम लोग नाम देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये m के साथ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस HO के साथ आएगा dm/dt। मुझे ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो उस समय ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आएगा। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस देन HO का वैल्यू कैसा रहा होगा, जीरो रहा होगा कि नहीं। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ ना होगा, थोड़ा ऊपर होता तो HO का कुछ ना कुछ वैल्यू आता, बट अभी HO के वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो। दूसरी बात, एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, देन क्या इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा क्या, देन u कैसा होगा, रिमेन कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहेगा, अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो ये u वाला फैक्टर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और u कांस्टेंट रहा देन v ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो क्या इमेज डिस्टेंस बदलेगा क्या,
u अगर कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो ये u चेंज नहीं होने वाला है, और u चेंज नहीं होने वाला है तो जो हम लोग v कैलकुलेट करके लाएंगे इस v में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर v भी कांस्टेंट हो गया सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन भी कैसा रहेगा? मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? माइनस वी बाई यू होता है ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा क्या? और अगर मैग्निफिकेशन कांस्टेंट हो गया तो डी एम बाई डी टी कैसा हो जाएगा? अगर मैग्निफिकेशन कांस्टेंट हुआ तो उसके चेंज होने का रेट कैसा आएगा? ज़ीरो आएगा। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़रा देखो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमने लिख रखा है m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एच ओ इंटू डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी यहाँ कैसा बनेगा? ज़ीरो बनेगा कि नहीं अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो? ठीक है, तो अगर ये टर्म ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर हो जाएगा? सिंपली m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और मैग्निफिकेशन उस पॉइंट का पता हो, जो कि अगर u पता होगा तो v कैलकुलेट करके बता पाएंगे, मैग्निफिकेशन जो कि माइनस वी बाई यू होगा, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज भी निकल आएगा। किस डायरेक्शन में? तो अलोंग y डायरेक्शन में। कुछ दिक्कत है? समझ पा रहे हो क्या? ये u हो गया है और ये हमारा v हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर ये पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है? ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए।